हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन चिल्ड्रन जो आपका कोर्स है उसकी यूनिट 1 का टॉपिक फर्स्ट कवर कराऊंगी नोट्स के थ्रू। एक एक लाइन आपको समझाऊंगी, इससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप अच्छे से लिख भी सकेंगे। सबसे पहले आपको इसमें एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, अबाउट एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट। The term environment has been derived from the word environmenia which means surroundings। यानी जो environment है वो आया है environia word से। कोई भी वर्ड है वो दूसरे वर्ड से derive होकर आता है, तो environia word से निकाला गया है environment word। ठीक है, environia का मतलब क्या होता है? surroundings, यानी चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रेफर्स टू ए बायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए बायोटिक एंड होता है बायोटिक। तो बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? लिविंग एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, हम लोग हो गए। ठीक है, जो मूवमेंट कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और ए बायोटिक क्या होते हैं? जो सांस नहीं लेते, मेन मेड होते हैं, जैसे टेबल, चेयर। ठीक है, आपके टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ये एबायोटिक हो गए। माउंटेन्स, ये सांस थोड़ी लेते हैं, मूवमेंट भी नहीं करते, सांस लेते हैं। मतलब मेन चीज क्या है? ब्रीथ, सांस लेना। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चारों तरफ मतलब होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर सभी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कैसे भी हो, छोटे बड़े, इंसेक्ट सब आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में तो सभी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। आपके रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं लाइक क्रोकोडाइल, इस टाइप से। फोर्थ है एनवायरनमेंट मीन्स और रेफर टू दो सराउंडिंग्स दैट सराउंड्स अ लिविंग बीइंग फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड आल्सो अफेक्ट देयर लीव्स। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, ठीक है, और जो सराउंड्स होता है अ लिविंग बीइंग फ्रॉम द साइड्स एंड आल्सो अफेक्ट देयर लीव्स। यानी हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है एनवायरनमेंट, यही मतलब है इसका। ये एस्पेक्ट्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो, पॉल्यूशन हो जाए बहुत ज़्यादा, किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो इससे भी क्या हो जाता है, जो हम लिविंग बीइंग्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट मीन्स और रेफर टू दो सराउंडिंग्स दैट सराउंड्स अ लिविंग बीइंग from all the sides and also affect their leaves। लीव्स पे प्रभाव डालते हैं। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब जैसे कि शांति भरा हो, रिलैक्स एनवायरनमेंट हो, खुशियों भरा हो, साफ सुथरा हो, तो राइट इफेक्ट पड़ेगा। फिफ्थ है एनवायरनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स एंड गैसेस। एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेयर्स, गैसेस आ जाती हैं। गैसेस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी, ठीक है। लेयर्स भी होते हैं, वो भी बताऊंगी आपको। विच सराउंड अस बट दे आर नॉट टेंजिबल इन नेचर। लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। क्या आप गैसेस को छू सकते हो? नहीं छू सकते, तो ये टेंजिबल नहीं है, मतलब छू नहीं सकते इनको प्रकृति में। एनवायरमेंट हैज अ चीफ कंपोनेंट्स मेड अप ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, गैसेस। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है उसके चीफ कंपोनेंट्स किससे बने हैं? सॉइल से, वाटर से, एयर से, गैसेस से, माउंटेन से। ये सब मिलाकर ही तो एक एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी भी होती है इसमें, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म में लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, मर गए हैं, ठीक है, सब सारी चीजें आ जाती है मतलब एनवायरनमेंट में। 7 एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस विद ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज साधन, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गई, तो ये रिसोर्सेज है ना हमारे लिए, साधन है जीने के। तो हमें एनवायरनमेंट ही तो प्रोवाइड करता है ये रिसोर्सेज दैट अ पर्सन नीड, जिस साधन की पर्सन को जरूरत भी होती है जिंदा रहने के लिए और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो एनवायरनमेंट से ही तो मिल रहा है हमें हर चीज। वाटर कहाँ से मिल रहा है? एनवायरनमेंट से।
जो हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज वाटर ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से ये भी रिसोर्सेज है, आपको एनवायरनमेंट दे रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया एनवायरनमेंट के बारे में। तो टॉपिक फर्स्ट में यही तो है, पहले एनवायरनमेंट के बारे में ही आपको बताना है, तो मैंने ईजिली आपको बता दिया है। अब है डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब अगर आ गया डेफिनेशन लिखो। एक तो हो गया अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, और एक होता है डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है आपको। तो अकॉर्डिंग टू पीजेसबर्ड एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी और सब कुछ भी, ठीक है। कुछ भी आ सकता है एनवायरनमेंट में, और हम ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ, दैट सराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है, एंड एक्सर्ट्स द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स पे प्रभाव डाल रहा है डायरेक्ट। तो पीजेसबर्ड ने ये बोला, ये डेफिनेशन दी है एनवायरनमेंट की। एक और है E.J. रोज, इन्होंने क्या बोला है, एनवायरनमेंट इज अ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है ह्यूमन लाइफ को। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। निकोलस ने दी है, एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स, यानी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका जो सम है वो है एनवायरनमेंट, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लीव्स को, यानी जीवन को। इट कैन बी आइदर गुड और बैड, गुड भी हो सकता है और बैड तरीके से भी प्रभाव डाल सकता है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू गिव टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को आप क्या दे रहे हैं, बदले में आपको वही मिलेगा, अच्छा या बुरा। एनवायरनमेंट को अगर आप गंदा करके रखेंगे तो आप बीमार होंगे, पॉल्यूशन फैलेगा। अगर एनवायरनमेंट को अच्छे से रखेंगे तो बदले में भी एनवायरनमेंट आपको अच्छा ही देगा। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट है और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट, इसके बारे में मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जितने भी लिविंग कंपोनेंट है जो जिंदा हैं, आर कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट, उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट, यानी जिंदा हैं, ये सांस ले रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, सांस नहीं लेते और मूवमेंट भी नहीं करते। फिर मतलब हम उन्हें मूवमेंट कराते, जैसे टेबल है तो टेबल खुद नहीं हिलेगी, बाहर से उसे फोर्स देंगे तब वो हिलेगी। ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं ऑफ द एनवायरनमेंट कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स एंटर्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, गैसेस है ये, तो ये हमारी बॉडी में एंटर करती है, यस। ऑक्सीजन भी करती है, हम लेते हैं सांस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स दूसरे देख लेते हैं, लैंड्स आ गया इसमें, ये भी तो एबायोटिक कंपोनेंट है, ये भी सांस थोड़ी लेते हैं। सॉइल मिट्टी, रॉक्स चट्टाने, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। अब एबायोटिक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एबायोटिक को मतलब नॉन लिविंग को, बहुत सारी इसमें लेयर्स और गैसेस होती हैं। 2000 सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, द कवर ऑफ एयर, एक एयर का कवर होता है, दैट एनवलप्स द अर्थ, जो अर्थ को ढके हुए है एक एनवलप की तरह, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर अर्थ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि मैं यहाँ अर्थ बना दूं, ये 500 किलोमीटर की दूरी हो गई और ये रहा हमारा पूरा क्या है, ये एटमॉस्फेयर। ठीक है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, यानी इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस आ गई। इसमें सारी गैसेस आ जाती हैं, ओजोन वगैरह जितनी भी गैसेस होती हैं। ठीक है। एंड इसको प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा। एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स गैसेस, गैसेस तो इंक्लूड होती ही हैं एटमॉस्फेयर में, दैट आर इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ताकि ह्यूमन लाइफ स्थित रहे, जिंदा रहे ह्यूमंस, इसलिए गैसेस ज़रूरी हैं, क्योंकि ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अर्थ पर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो गई, हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी हो गया। ठीक है। तो ये गैसेस बहुत ज़रूरी हैं। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तभी तो अपना फूड बनाएगा और फूड हम खाते हैं। एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द की बैलेंस ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट रेडिएशंस। एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट जो रेडिएशंस होती हैं ना, उन्हें एब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, तो अर्थ तक नहीं पहुंचने देता वो हानिकारक रेडिएशंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बायोस्फीयर के बारे में। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा एटमॉस्फेयर, अब पढ़ेंगे हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायो से पता नहीं चल रहा आपको, बायो मतलब जिंदा, जीवित। तो बायोस्फीयर मतलब ऐसा स्फीयर जहां पर ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिंदा एंड इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें एनवायरनमेंट दिख रहा है बाहर से। फंक्शन भी है बायोस्फीयर के, काम भी आते हैं। ये क्या करता है, इन बायोस्फीयर गैसेस जो होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, ये यूज होती है प्लांट्स के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बायोस्फीयर में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे हमें फूड मिलता है। फिर एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग देयर रिस्पिरेशन प्रोसेस, और रिस्पिरेशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है बायोस्फीयर में, जो हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है लिथोस्फीयर, द सॉलिड सॉइल एंड रफ कंपोनेंट्स, मतलब इसमें मिट्टी से लेकर हो गया, लैंड से लेकर। ठीक है। लिथोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है, लिथो एल लैंड, सॉइल होती है यहाँ पर। ठीक है। इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो रफ कंपोनेंट होता है ना अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये रेफर करती है लैंड से, लैंड एरिया जितना भी होता है, जमीन का एरिया जितना भी होता है। ठीक है, मिट्टी वाला। इट इज कंसीडर्ड एज अ होम फॉर ऑल ह्यूमन, ये एक घर की तरह है ह्यूमन के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, जैसे इसमें फॉरेस्ट वगैरह आ गए और हमारे लिए घर वगैरह आ गए, झोपड़ी। ठीक है। ये लिथोस्फीयर की है। लिथोस्फीयर आल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ये स्टोर हाउस भी है मिनरल्स, यहाँ पर मिनरल्स स्टोर होते हैं। तो हमें जमीन चाहिए ना, तो वो लिथोस्फीयर के हिस्से में आएगा, एंड ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए भी। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो वाटर, अगर आप साइंस थोड़ी बहुत जानते हैं तो।
इसमें सारे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं। द एक्वेशियस एनवलप ऑफ द अर्थ सरफेस, जितने भी एक्वेशियस एनवलप है यानी जो ब्लू पार्ट है, वाटर मतलब जितना भी वाटर है, चाहे वो तालाब हो गया या रिवर हो गई, ठीक है, कुएं हो गए, मतलब जहां पानी है वो हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। इट बेसिकली कवर 75% ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब हाइड्रोस्फीयर ने 75% वाटर ही वाटर है। पर पीने के लिए देखिए कितना है, पीने के लिए ही नहीं है, वाटर तो है पर गंदा पानी है, पीने लायक नहीं है, नमकीन है वो, उसे हमें फिल्टर करना पड़ता है। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, ओशियंस, समुद्र, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर, मतलब जितनी भी पानी की सोर्सेज हैं वो सारे आ जाएंगे। वाटर वेपर भी आ जाएगा इसमें। वाटर वेपर पता है ना क्या होता है, जैसे हम छत पे कपड़े डाल देते हैं, ठीक है, तो धूप होती है, ये पानी को सोखती है, तो ये पानी उड़ता है कपड़ों में से, तो ये वाटर वेपर होता है, ठीक है। बाकी हम जो पानी उबालते हैं घर में वो भी वाटर वेपर होता है, ऐसे उड़ता है, ठीक है। इन दिस 97% ऑफ द अर्थ बॉर्डर इज सॉल्टी। इसमें क्या है, 75% जो वाटर है ना उसमें 97% तो क्या है, सॉल्टी है, और पीने लायक सिर्फ 3% बचता है अगर हम 100 मान के चलें तो। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, 75% क्या है, ये 75% क्या है इसमें, वाटर वाटर, लेकिन इसमें पीने योग्य कितना है, बस इतना हिस्सा पीने योग्य है। फ्रेश वाटर जिसे हम बोलेंगे, विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है उसे भी हम फिल्टर ही करते हैं, बल्कि 3% को भी, इसलिए बोलते हैं ना पानी को बचा के चलना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर, इट इज अ लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का। क्या होता है, लोअर पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का। एंड कंटेन करता है एटमॉस्फेरिक एयर मासेस एंड आल्सो कंटेन मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर, क्या होता है, मॉइस्चर, नमी। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है चेंज होता है 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बदल जाता है, यहाँ 15 से हो जाता है -50। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो इट लाइज अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर, ये पॉइंट्स में है देखिए, दिस स्फीयर इज विच इज ओजोन गैस, ओजोन गैस आ जाती है इसमें फिर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर से मतलब ओजोन गैस आ जाती है इसमें। इट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, जो ओजोन गैस है वो हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेस से, जो सन से निकलती है, जो कैंसर पैदा करती है, उससे बचाता है, ठीक है। इन दिस टेम्परेचर चेंजेस, इसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये चेंज हो जाता है फिर -50, जैसे यहाँ -50 था, फिर इसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर आया, जैसे कि है इसके नीचे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ क्या था टेम्परेचर, 15 से क्या चेंज हुआ, -50, तो यहाँ चेंज हुआ -50 से -2 डिग्री सेल्सियस, घट गया ना, -2 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली में लिया है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, चिल्ड्रन परसीव द वर्ल्ड यूजिंग देयर ओन सेंसेस, मतलब कि हमें इसमें चाइल्ड को इंटरेक्ट कराना है एनवायरनमेंट के साथ, तो इसमें चाइल्ड यूज करेगा अपने 5 सेंसेस को। 5 सेंसेस हैं, आइज, नोज, स्किन, टंग, एयर, ठीक है। इसमें क्या करेगा वो, आँख से क्या करेगा, देखेगा, सी, नोज से क्या करेगा, स्मेल करेगा, स्किन से क्या करेगा, महसूस करेगा, फील करेगा, टंग से टेस्ट करेगा, ईयर से वो हियर यानी सुनेगा, स्पेशली एट देयर अर्ली एजेस, ठीक है, अर्ली एजेस में। देयरफॉर वी शुड एनकरेज चिल्ड्रन, इसलिए हमें एनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट में लेकर जाते हैं चिल्ड्रन को तो वो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका सेंसेस का डेवलपमेंट हो अच्छे से। तो इसलिए
हम देयरफॉर वी शुड, हमें एनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को टू यूज़ देयर सेंसेस, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि वो देखें, सुने, छुएं और स्वाद लें और महसूस करें। एंड दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंटरेक्शन इन द सुटेबल एंड एनरिचेस एनवायरनमेंट, जैसे कि हम एक्टिविटीज़ इसमें करा सकते हैं, देखने वाली एक्टिविटी करा सकते हैं इसमें, ठीक है। इससे बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें, स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद ऑल्थो मटेरियल, मटेरियल से भी, एनवायरनमेंट में मटेरियल होता है उससे भी इंटरेक्ट करता है बच्चा, जैसे कि दे कैन यूटिलाइज देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी यूटिलाइज करेगा, जो देखेगा उसे बोलेगा, समझेगा, पूछेगा। देयर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेगा। एंड कैन डू, जैसे समझाते समय अपने हाथ का मूवमेंट करना, इस तरीके से एक्सप्रेशंस देना। एंड कैन डू कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, कुछ अपनी तरफ से भी करेगा। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे ऐसा करेंगे। देयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज दे हैव लर्न, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे एंड नॉलेज जो वो उनके पास है पहले से ही उसे भी बांटेंगे। तो इस तरीके से बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं अपने, फिर लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बच्चे का मेनली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है। एनवायरनमेंट के बारे में बच्चे जान भी रहे हैं। दे विल लर्न हाउ टू स्पीक, वो सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है, कैसे रिएक्ट किया जाता है, एंड कैसे एक्सप्रेस किया जाता है अपने आप को, एंड और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझेंगे, इमेजिन करना सीखेंगे। ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसमें नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक पर्सनालिटी, हर चाइल्ड के पास एक यूनिक पर्सनालिटी, अपनी अपनी पर्सनालिटी है। कोई भी बच्चा दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता, मतलब सब अलग हैं, सब यूनिक हैं, कोई किसी की तरह नहीं होता। सो दे हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, तो मामूली सी बात है, अगर यूनिक पर्सनालिटी है तो सोचने का तरीका भी अलग ही होगा। एंड एक्सप्रेसिंग विच में डिफर फ्रॉम एनीवन, और जो उनके एक्सप्रेस करेंगे वो भी एक दूसरे से अलग ही होगा। बट टू मेक अ चाइल्ड इंटरेक्टिव, लेकिन चाइल्ड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन एनवायरनमेंट, मतलब चाइल्ड एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट हो, दे शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड, उन्हें मोटिवेट करो। बच्चे को मोटिवेशन, एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब उन्हें बोलो, उन्हें मोटिवेट करो, एनकरेज करो, स्टिमुलेट करो, ठीक है। टू फॉर्म देयर ओन एक्सपीरियंस, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस लें। एंड ऑन इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और खुद से कुछ सोचें, कुछ बनाएं, कुछ सीखें, कुछ इमेजिन करें, अपने सेंसेस का यूज़ करें, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट। हमें क्या करना है, बस उन्हें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। यही सब लिखेंगे आप। चाहिए चिल्ड्रन टू पे अटेंशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में अपनी अटेंशन पे करो, प्रेजेंट्स रहो। दे आर लिविंग बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स इन डेली रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स डालो उनमें। इन स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन सम टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक ले लो जिसमें वो बोलें कुछ, और टेक इन पार्ट इन डिस्कशन और शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जैसे कि बच्चों, आप घूमने गए थे पिकनिक पे, तो आपने क्या क्या देखा वहाँ पर, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, बच्चे के लेवल तक उसमें आप पूछेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक्सपीरियंस अबाउट स्कूल लाइफ और देयर फैमिली मेम्बर्स, ये भी हो सकता है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड बताएं कुछ, या फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताएं। बाय दिस वे चिल्ड्रन लर्न टू बिकम अवेयर ऑफ देयर डेली सराउंडिंग्स, डेली सराउंडिंग क्या है बच्चे की, स्कूल और घर, यही होता है छोटे बच्चों का तो, क्योंकि और दुनिया तो घूमते नहीं है, वो इतने बड़े तो होते नहीं है, छोटे बच्चे ही होते हैं। घर से स्कूल, स्कूल से घर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन वगैरह जो होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पूछना है, क्योंकि बच्चों का तो एनवायरनमेंट यही है। फिर देयर डेली लाइफ रूटीन्स के बारे में पूछें, क्या क्या करते हैं वो रूटीन में, क्या क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, कब पढ़ते हैं, कब खेलते हैं। एंड देयर कम्युनिटी के बारे में पूछे, सोसाइटी, जैसे पड़ोसी वगैरह आ जाते हैं, या कोई मेहमान आ गया, फैमिली मेम्बर कोई आ गया घूमने, मेहमान वगैरह। एंड डेवलप द हैबिट टू केयर अबाउट अदर्स, और इससे क्या होगा, उनमें डेवलप होगा हैबिट, आदत डेवलप होगी कि वो दूसरों की केयर भी करें, ठीक है।
दीज एक्टिविटीज़ विल हेल्प दैम इन, ये एक्टिविटी हो गई जो हमें करवानी है, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। पब्लिक सेटिंग में कॉन्फिडेंट की बहुत ज़रूरी है और वो बढ़ना चाहिए, मतलब बच्चा बुझा बुझा सा ना रहे, शर्माए ना ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वो। तो सबसे पहले उसे एनवायरनमेंट से ही हमें इंटरेक्ट कराना पड़ेगा। तो यही था आज के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आती है तो आप शेयर करिए, और आज की वीडियो में आप खुश होंगे क्योंकि आपको नोट्स मिल गए हैं टॉपिक फर्स्ट के। अगर आप ये पूरा लिख कर आएंगे, समझ कर आएंगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आएंगे तो काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो आपने आज यही देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, चारों तरफ कंपोनेंट्स उसके, एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, और पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया। एबायोटिक एटमॉस्फेयर से लेकर मैंने पूरा आपको स्ट्रेटोस्फेयर तक समझाया। फिर चाइल्ड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़ भी बताई मैंने, कुछ सेंसेस का यूज़ करना, जो उनकी डेली लाइफ रूटीन्स हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर तक की बात करना, जिसमें काफ़ी कुछ बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेन तो डेवलपमेंट ही कराना है एनवायरनमेंट के थ्रू। वही सब बातें हैं आपको लिखनी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बस बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में जान भी पाए। अगर वीडियो समझ आती है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके।